अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक इंतहाई अहम टॉपिक जो कि अक्सर इम्तिहानात के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, जिसका नाम है करारदाद मकासद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। करारदाद मकासद एक इंतहाई अहम लेंथी सवाल है। पेपरों के अंदर, इम्तिहानात के अंदर अक्सर आ जाता है। ये अक्सर हमेशा मतलब कि ये आया होता है कि करारदाद मकासद पर एक जामे नोट लिखें या करारदाद मकासद पे एक तफसीली नोट लिखें। तो किताब पे निशान लगा लें कि करारदाद मकासद जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक इंतहाई अहम किस्म का सवाल है। तो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि करारदाद मकासद है क्या चीज़, करारदाद मकासद को कब पेश किया गया, करारदाद मकासद क्यों पेश की गई, करारदाद मकासद को करारदाद मकासद कहते क्यों हैं, इस हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। तो करारदाद मकासद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करारदाद क्या चीज़ होती है। ये मैंने लिखा हुआ है कि करारदाद मकासद, सबसे पहले पता होना चाहिए कि करारदाद क्या होती है। करारदाद वो चीज़ होती है कि एक कागज़ पे या कोई चीज़ लिख ली जाती है, जो काम की चीज़ें होती हैं, अपने मुतालबात या हकूक़ या आइंदा का जो लहे अमल होता है कि इस तरह से आइंदा का जो निज़ाम है चलाया जाएगा, इस तरह से आइंदा के लिए इंतज़ामात चलाए जाएंगे। तो इसको क्या कराया जाता है, मुंतखब नुमाइंदों से या जो असम्बली के अंदर जो अवामी नुमाइंदे बैठे होते हैं, कि जो सियासी लोग बैठे होते हैं, उनसे लिखी हुई चीज़, अपने मुतालबात, आइंदा का जो लहे अमल होता है, आइंदा के लिए जो हकूक़ मनवाने की कोशिश की जाती है, उसको पेश किया जाता है और उसको कानूनी शक्ल दिलवाई जाती है, मतलब कि मंजूर किया जाता है। उसको ऐसे समझे कि रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, उसको तस्लीम कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, करारदाद कहते हैं। दोबारा सुने कि उस चीज़ को करारदाद कहते हैं कि पेज पे अपने मुतालबात, अपने हकूक़ को लिख दिया जाता है और उसको असम्बली के अंदर जहाँ पे ये सियासी लोग बैठे होते हैं, जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो आवाम के अंदर जाते हैं वोट लेने के लिए, इलेक्शन लेने के लिए, आवाम इनको वोट देती है और ये असम्बली के अंदर जाके बैठते हैं, वहाँ पे आवाम के लिए कानून बनाते हैं या मुल्क को चलाने के लिए ऐसी हिकमत अमली तैयार करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम करारदाद कहते हैं। कि एक कुछ लोग क्या करते हैं, या सारे लोग मिल के अपने मुतालबात, अपनी राय जो होती है उसको लिख लेते हैं एक चीज़ पे, और उसको असम्बली के अंदर पेश किया जाता है कि इसको जो है सरकारी तौर पे मंजूर किया जाए, तस्लीम किया जाए, इसको एक कानूनी शक्ल दी जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, करारदाद कहते हैं। उसके बाद है कि मकासद, करारदाद मकासद से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, मकसद की जमा है मकासद, मकसद की जमा है मकासद, कि एक ऐसी करारदाद लाएगी, एक ऐसी करारदाद पेश की गई जिसके बहुत सारे मकासद थे, पाकिस्तान को चलाने के हवाले से, पाकिस्तान को तरक्की देने के हवाले से, पाकिस्तान के इंतज़ामात को संभालने के हवाले से बहुत सारे मकासद थे। ऐसी करारदाद लाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, करारदाद मकासद कहते हैं। कि एक ऐसी करारदाद लाएगी जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इंतज़ामात को चलाने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए, मामलात को कंट्रोल करने के लिए जो करारदाद लाएगी उसको हम क्या कहते हैं, करारदाद मकासद कहते हैं। अच्छा, ये करारदाद जो है 12 मार्च
12 तारीख थी, मार्च का महीना था और 1949 का साल था। उस वक्त लाई गई, 12 मार्च 1949 को पेश की गई, मंजूर की गई। और इस करारदाद के मकासद क्या थे कि इस करारदाद को पेश क्यों किया गया। सवाल तो ये पैदा होता है कि इस करारदाद को लाने का मकसद क्या था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी करारदाद हो बहुत सारे मकासद को पाने के लिए या मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए लाई जाती है। तो इसी तरह करारदाद मकासद को भी मुख्तलिफ़ मकासद के लिए पेश किया गया और इसको मंजूर किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास है करारदाद मकासद के अहम नुकात जो हैं। करारदाद मकासद का जो अहम मकसद था वो ये था, सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ताला की हाकिमियत। अल्लाह ताला की हाकिमियत, इसको हमने आगे जाके डिटेल करना है थोड़ी देर में। पहले पॉइंट हम पढ़ लें कि कौन कौन से पॉइंट थे, कौन कौन से मकासद थे इस करारदाद को पेश करने के। उसके बाद है सबसे पहले हमारे पास अल्लाह ताला की हाकिमियत। दूसरे नंबर पे है इस्लामी इक़दार की पाबंदी। ये भी हमने पढ़ना है कि इस्लामी इक़दार क्या चीज़ें हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करना है, अभी करते हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पे इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को भी हमने डिस्कस करना है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ये भी हमने पढ़ना है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, और ये हमने पढ़ना है कि अक़लियतें होती क्या हैं, अक़लियत हम कहते किस चीज़ को हैं। उसके बाद है पाँचवें नंबर पे बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी, कि बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी भी इस करारदाद का मकसद था। इसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है बारी बारी इन सारी चीज़ों को। उसके बाद है वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत। वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत क्या होता है, कौन सा होता है। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आइंदा के लिए आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। उसके बाद है कि सातवें नंबर पे पसमानदा इलाक़ों की तरक्की। पसमानदा इलाक़ों की तरक्की, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है। अदलिया की आज़ादी, इसके बारे में भी हमने पढ़ना है कि अदलिया किस चीज़ को कहते हैं और अदलिया की आज़ादी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद है कि नावें नंबर पे कि उर्दू कौमी ज़बान। उर्दू कौमी ज़बान कि इस करारदाद के मकासद जो थे, जो अहम नुकात थे, मकसद की जमा है मकासद। जो इस करारदाद को पेश करने के मकासद थे वो कौन से हैं? अल्लाह ताला की हाकिमियत, इस्लामी इक़दार की पाबंदी, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी, वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत, पसमानदा इलाक़ों की तरक्की, अदलिया की आज़ादी, उर्दू कौमी ज़बान। ये क्या है? करारदाद को पेश करने के मकासद। चलें स्टूडेंट, आपकी किताब से रीड करते हैं और बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, आपको समझाते भी हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले हमारे पास है करारदाद मकासद, ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन। 12 मार्च 1949 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाब ज़ियादा लियाकत अली ख़ान ने कानून साज इदारे में एक करारदाद पेश की जिसमें उन नुकात की निशानदेही की गई जिनको बुनियाद बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल का दस्तूर बनाना था। कि पहले जो है एक सैंपल पेश किया गया, एक टेस्ट पेश किया गया इसको चेक करने के लिए कि इस तरह से जो है आइंदा के लिए, दस्तूर कहते हैं कि आइंदा के लिए जो कानून होगा कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि उसके अंदर जो भी तब्दीलियां की जाएंगी लेकिन उस दस्तूर के अंदर, उस कानून के अंदर, उस आइन के अंदर ये वाली चीज़ें जो है लाजमी शामिल की जाएंगी। कौमी असम्बली ने, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म नवाब ज़ियादा लियाकत अली ख़ान, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली ख़ान की खिदमत और कारनामे, तो लियाकत अली ख़ान का जो पूरा नाम था वो था नवाब ज़ादा लियाकत अली ख़ान। ठीक है। अच्छा, नवाब ज़ादा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो था नवाब फैमिली से था, इस वजह से इनको नवाब ज़ादा लियाकत अली ख़ान कहते हैं। कौमी असम्बली ने इस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर कर लिया कि कौमी असम्बली के अंदर जब इसको पेश किया गया तो ज़्यादा लोगों ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया, इसको तस्लीम किया। बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करने वाले भी थे जो कि इस्लामी तर्ज़ हयात को, इस्लाम
को पाकिस्तान के अंदर लाना नहीं चाहते थे। काफ़ी सारे लोग वो भी शामिल थे जिन्होंने इस करारदाद की क्या की, मुखालफत की। लेकिन इस करारदाद के हक़ में वोट देने वाले, तस्लीम करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी। इस वजह से करारदाद मकासद को मंजूर कर लिया गया। इस करारदाद को उर्फ़ में करारदाद मकासद के नाम से याद किया जाता है कि दूसरे उर्फ़ कहते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में इस करारदाद को क्या कहते हैं, करारदाद मकासद। करारदाद मकासद के अहम नुकात मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले हमारे पास है अल्लाह ताला की हाकिमियत। अल्लाह ताला की हाकिमियत जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इस करारदाद मकासद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है। कि इस करारदाद के अंदर ये चीज़ वाज़े कर दी गई कि इस कायनात का जो मालिक है वो क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। इसके सिवा इस कायनात का कोई मालिक नहीं है। और सारी की सारी ताकत, इक़्तिदार, हाकिमियत कहते हैं, हाकिम होना मतलब कि हुकूमत करने वाला। पूरी दुनिया पे जो हुकूमत करने वाला है वो कौन है, अल्लाह ताला है। तो हुकूमत से निकला हुआ कौन सा वर्ड है, हाकिमियत। कि सारी कायनात का मालिक कौन है, हाकिम कौन है, अल्लाह ताला है। और सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है, सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है मतलब कि सारी ताकत उसी के पास है, अल्लाह ताला के पास है। इसका मतलब ये हुआ इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। कि इक़्तिदार जो है मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है। कि अल्लाह ताला ने अगर लोगों को ताकत दी है, कि लोगों को चंद लोगों को इतना ताकतवर बनाया है कि दूसरे लोगों पे वो क्या करें, हुक्म चलाएं, तो वो क्या है, अल्लाह ताला की अमानत है। कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरे लोगों का ख्याल रखना है और उनका हक़ नहीं खाना, उनकी हिफाजत करनी है, उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करनी है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया। तो उस हुक्म की क्या करनी चाहिए, जो भी वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, वज़ीर हो, तो उसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुकूमत करनी है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुल्क का जो है निज़ाम चलाना है। और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे अल्लाह ताला की हदूद के अंदर रहकर, मतलब कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इस्लाम के मुताबिक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक इस मुल्क का क्या करना है, निज़ाम चलाना है। मुंतखब नुमाइंदे वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे कौन से होते हैं, जिनको हम वोट वगैरह देते हैं जो इलेक्शन वाले दिनों में, तो वो जो जीत जाता है तो वो क्या कहलाता है, मुंतखब नुमाइंदा कहलाता है। इनको हम क्या कहते हैं, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे, मतलब कि जो सियासी लोग होते हैं जो वोट लेकर जीत जाते हैं और असम्बली में जाते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पर इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस्लामी इक़्तिदार क्या हैं। इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉलो द इस्लामिक वैल्यूज़। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस्लामी इक़्तिदार कौन सी है। इस्लामी इक़्तिदार जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और मशरती इंसाफ को क्या कहते हैं, इस्लामी इक़्तिदार कहते हैं। तो इस करारदाद के अंदर ये बात भी तय पाई गई कि इस्लामी इक़्तिदार की क्या की जाएगी, इस मुल्क के अंदर पाबंदी की जाएगी। करारदाद मकासद में इस बात की निशानदही की गई कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार मसलन जमहूरियत, आज़ादी और रवादारी और मशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इक़्तिदार मैंने बताई हैं कि पहली इक़्तिदार जो है वो क्या है, जमहूरियत है। जमहूरियत से क्या मुराद है कि हर बंदे को अपना हक़ मांगने की इजाज़त होगी। कोई बंदा भी अपनी राय दे सकेगा कि इस तरह से करना चाहिए, ये जो है नुमाइंदा, ये सियासी बंदा जो है ये काम गलत कर रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब कि हर किसी को इस मुल्क के अंदर आज़ादी होगी बात करने की, अपनी राय देने की, अपनी
अपने हकूक़ को हासिल करने की भी क्या होगी, आज़ादी होगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं। उसके बाद है आज़ादी। आज़ादी का तो आपको पता है कि आज़ादी ही होती है। रवादारी। रवादारी किस चीज़ को कहते हैं, रवादारी का मतलब कि इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, आज़ादी दी जाएगी। वो अपने मज़ाहिब के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत कर सकेंगे, अपने रस्म व रिवाज अदा कर सकेंगे। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रवादारी। मतलब कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को के रस्म व रिवाज को बर्दाश्त करना। उसके बाद है मशरती इंसाफ़। मशरती इंसाफ़ किस चीज़ को कहते हैं कि कोई अगर मसला हो जाता है, कोई बंदा किसी का हक़ खाता है या किसी को कत्ल करता है या किसी पे जुल्म करता है तो उसको क्या किया जाएगा, इंसाफ़ दिया जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मशरती इंसाफ़। के माशरे के अंदर इंसाफ़ फराहम किया जाएगा, माशरा जहाँ पे लोग रहते हैं। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। मुसलमानों को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा। इस करारदाद के अंदर ये भी तय पाया कि इनफरादी कहते हैं अकेला एक, और इज्तिमाई ज़्यादा लोगों जो हैं, ज़्यादा लोगों, इज्तिमाई कहते हैं ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा लोगों को ज़िंदगियाँ जो है इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए उनको तमाम किस्म का माहौल फ़राहम किया जाएगा, तमाम किस्म की सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। इस करारदाद के अंदर ये बात भी तय पाई गई। उसके बाद है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अक़लियतें होती क्या हैं, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। अक़लियत हम कहते किस चीज़ को है, अक़लियत की जमा है अक़लियतों। अक़लियत सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अक़लियत क्या होती है। कि स्टूडेंट, जब अगर बात की जाए पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और जो काफ़िर हैं, मतलब कि जो गैर मुस्लिम हैं, उनकी तादाद क्या है, कम है। गैर मुस्लिम जो है उनकी तादाद थोड़ी सी है। तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के मुकाबले में जो हिंदुओं की या ईसाइयों की या सिखों की जो थोड़ी सी तादाद है वो क्या कहलाती है, अक़लियत कहलाती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि कम तादाद में मौजूद होना क्या कहलाता है, अक़लियत कहलाता है। कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है और कम तादाद किन लोगों की है, कम तादाद जो है किन लोगों की है, रखने वाले जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक़लियत कहते हैं। कि कम तादाद वाले लोग, मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है और हिंदू, ईसाइयों, सिखों की जो तादाद है वो कम है। तो इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, अक़लियत कहते हैं। इस करारदाद के अंदर ये भी तय पाया गया कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई गैर मुस्लिम रह रहे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उनका क्या किया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनके हकूक़ की हिफाजत की जाएगी। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को अपने मज़ाहिब और अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। कि हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो अपने तरीके से जैसे इबादत करते हैं वो अपनी इबादत कर सकते हैं और अपने मज़हब के मुताबिक रस्म व रिवाज अदा कर सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा, हुकूमत यकीनी बनाएगी कि इस हवाले से इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, इन हवाले से इनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। उसके बाद है 5वें नंबर पर बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी, प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तमाम शहरियों को किसी नस्ली, मशरती, मुआशी और मजहबी तासुब के बग़ैर तमाम शहरी हकूक़ फ़राहम किए जाएंगे। कि तमाम लोगों को किसी नस्ल के हवाले से या किसी माशरे के हवाले से या मजहबी हवाले से हकूक़ का जो है फ़र्क नहीं रखा जाएगा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, उसको जो है सारे लोगों के बराबर जो
जो अमीर के हकूक़ हैं गरीब के हकूक़ भी उसके बराबर होंगे। जो मुसलमानों के हकूक़ हैं वो हकूक़ गैर मुसलमानों को भी हासिल होंगे, कि मतलब कि सारे लोगों के जो हकूक़ होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी को हकूक़ ज़्यादा दे दिए जाएं या किसी को कम दे दिए जाएंगे, इस तरह से नहीं होगा। तासुब कहते हैं नफ़रत वगैरह, फ़र्क वगैरह। उसके बाद है 6 नंबर पे वफाकी निज़ाम हुकूमत, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि वफाकी निज़ाम हुकूमत क्या होता है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली है, या उसके अंदर जो मतलब कि इस्लामाबाद जो है हमारा क्या है, दारुल हुकूमत है, सदर और वज़ीर आज़म हाउस वहीं पे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दारुल हुकूमत। उस इस्लामाबाद जो है पूरे पाकिस्तान को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि दारुल हुकूमत को हम क्या कहते हैं, वफाक कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा कि वफाकी निज़ाम हुकूमत होगा, कि कराची उस वक्त दारुल हुकूमत हुआ करता था। लियाकत अली ख़ान भी कराची में रहते थे, और जो गवर्नर हाउस था वो भी कहाँ था, गवर्नर जनरल हाउस, जहाँ पे कैद आज़म रहते थे, वो भी कराची में था। लिहाजा दारुल खिलाफा कौन था, कराची था। लिहाजा उस वक्त जो वफाक था कौन सा था, कराची था, कि कराची के अंदर बैठ के पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जाता था। इसको क्या कहते हैं कि वफाकी निज़ाम हुकूमत। करारदाद मकासद में वज़ाहत कर दी गई कि पाकिस्तान का निज़ाम वफाकी जमहूरी होगा, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाएगा। उसके बाद है 7वें नंबर पे पसमानदा इलाकों की तरक्की, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, के जो इलाके जिनके अंदर तरक्की नहीं है, जिनके अंदर अंग्रेज़ों ने जानबूझ के तरक्की वाली चीज़ें नहीं लगाई, जिनको पसमानदा रखा गया, जिनको सहूलियत नहीं दी गई, उन पे जो है करारदाद के अंदर ये बात तय पाई गई कि जिन इलाकों के अंदर तरक्की नहीं है उन इलाकों को तरक्की दी जाएगी और बाकी तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाएगा। करारदाद मकासद में इस बात का इयादा किया गया कि मतलब कि इस बात पे ज़ोर दिया गया कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और इन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाएगा। इस बात पे भी ज़ोर दिया गया। उसके बाद है 8वें नंबर पे अदलिया की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अदलिया की आज़ादी से मुराद जो अदालतें हैं, अदालतों के अंदर जो जज बैठे हुए हैं उनको क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, कि वो जब फ़ैसला करें, जब किसी को सज़ाए मौत देना चाहें, किसी को सज़ा देना चाहें, तो वो डर के बग़ैर फ़ैसला करें, मतलब कि उन पे कोई दबाव वगैरह ना हो। इस बात पे भी ज़ोर दिया जाएगा कि जज जो होंगे वो क्या होंगे, फ़ैसला करने में आज़ाद होंगे। फ़ैसला करने में आज़ाद होंगे मतलब कि जिसका कसूर है उसको सज़ा देंगे और जिसका कसूर नहीं है मतलब कि जिसके साथ ज़्यादती की गई है उसको इंसाफ दिया जाएगा, उसको उसका हक़ दिलाया जाएगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अदलिया। अदलिया से मुराद क्या है, अदलिया से मुराद कि जजेज़ जो अदालतों के अंदर मौजूद हैं, अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं, जो फ़ैसला करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, अदलिया। अदलिया की आज़ादी पे जो है इस करारदाद के अंदर क्या किया गया, ज़ोर दिया गया। करारदाद मकासद में इस बात का इयादा किया गया कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल आज़ाद होगी और बग़ैर किसी दबाव के काम करेगी, कि कोई बंदा भी इनको कोई धमकाएगा नहीं, वो क्या होंगे, आज़ाद होंगे। जो धमकाएगा उनके ख़िलाफ़ क्या होगी, कार्रवाई होगी। उसके बाद है इस आखिरी पॉइंट है हमारा उर्दू कौमी ज़ुबान, उर्दू एज़ नेशनल लैंग्वेज। इस बात की निशानदेही की गई कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। इस करारदाद के अंदर ये बात तय पाई गई कि के जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी वो कौन सी होगी, उर्दू होगी। मतलब कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, दफ्तरों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी वो कौन सी होगी, उर्दू होगी। तो उर्दू जो है पाकिस्तान की क्या होगी, कौमी ज़ुबान होगी। इस करारदाद के अंदर ये बात भी तय पाई गई। अच्छा, उसके बाद है करारदाद मकासद की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। करारदाद
तो स्टूडेंट चैनल को ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर लें ताकि आइंदा के लिए आपको वीडियोस मिलती रहें। करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब दस्तूर बनाने का काम लोगों की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक पूरा हो सकेगा कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुश हुए कि अब जो है पाकिस्तान के अंदर कानून बनाया जाएगा। इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर कोई कानून वगैरह नहीं था। आर्जी तौर पे 1935 के एक्ट के अंदर तब्दीलियां करके पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जा रहा था, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं था। वो पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता था वो कानून। लेकिन इस करारदाद मकासद की वजह से लोग बहुत खुश हुए। पहले नंबर पे है करारदाद मकासद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद मुल्क में दस्तूर बनाने के काम का आगाज़ कर दिया गया। इस मकसद के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बुनियादी असूलों की कमेटी का नाम दिया गया। दूसरे नंबर पर है करारदाद मकासद ने दस्तूर बनाने के लिए बुनियादी असूलों की निशानदही कर दी कि करारदाद मकासद ने जो नया कानून बनाया जाएगा उस के मराहल की अहम चीज़ों की क्या कर दी, निशानदही कर दी। तीसरे नंबर पे करारदाद मकासद में बनने वाले तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाया शामिल की गई और 1985 में 1973 के आइन में तरमीम करके इसे बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया कि जितने भी कानून बने, चाहे 1956 का कानून बना, चाहे 1962 का कानून बना, चाहे 1973 का कानून बना, उनके अंदर जो है ये करारदाद मकासद जो है लाजमी तौर पे शामिल की गई। इस करारदाद को बुनियादी अहमियत हासिल थी और 1985 के अंदर 1973 के आइन के अंदर तरमीम कहते हैं तब्दीली करके उसके अंदर थोड़ी सी चेंज ला के इस करारदाद मकासद को जो है कानून का हिस्सा बना दिया गया। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक करारदाद मकासद, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहल। अल्लाह हाफिज़।